नमस्कार, आ गया हूं मैं आपका आकाश अवस्थी आपके लिए द बैंकिंग क्वांट शो लेकर। अगर आपको मैथ्स में क्वांट में कोई भी समस्या है, किसी भी तरीके की समस्या है और अगर आप बेसिक से जूझते हैं तो आपके लिए ये वाली क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपके लिए डेली 8 बजे एक क्लास लेके आ रहा हूं जिसमें हम 25 से 30 क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहां पर मिलने वाला है आपको एक ऐसा सॉल्यूशन जो आपके लिए बहुत यूजफुल है आने वाले पीओ और आरआरबी पीओ के एग्जाम में। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क हो, चाहे आरआरबी असिस्टेंट हो या फिर एसबीआई का पेपर हो, पीओ का अगर हम बेसिक्स को भूल चुके हैं तो याद रखना कि बेसिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैथ्स के अंदर। तो हम इसी संदर्भ में आपके लिए ये बैच लेके आए हैं। इसमें आपको डेली स्पीड मैथ के, अर्थमेटिक के बेसिक से लेकर थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आप करोगे। उस सीरीज के आधार पर हम चलते हैं। अब मैं आपको एक जरूरी सूचना दे देता हूं कि अगर आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है बच्चों कि अगर आपको पूरी अर्थमेटिक में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं पे भी अगर आपको परसेंटेज में प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉफिट लॉस में समस्या आ रही है या टाइम एंड वर्क या टाइम एंड डिस्टेंस में दिक्कत आ रही है, तो मैंने आपके लिए एक ऐसा कंप्लीट पैकेज तैयार किया है अर्थमेटिक का जो आपको नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड स्पीड, ये सारे जो चैप्टर आपको दिख रहे हैं वो सारे चैप्टर आपको यहां देखने को मिलेंगे। कंप्लीट अर्थमेटिक नाम से आपको एग्जाम प्लस पर, एग्जाम प्लस अपने एप्लीकेशन पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका बैच मात्र 799 रुपीज में मिलेगा। जो केवल अर्थमेटिक पढ़ना चाहते हैं, केवल अर्थमेटिक में जिनको समस्या है, वो गजानन बैच यहां परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा देखो आपको क्या मिलने वाला है अगले। देखो मैंने सिस्टमेटिकली मैथ को 3 हिस्सों में बांटकर एक ऐसा पैकेज तैयार किया है ताकि बच्चों को कोई भी समस्या ना हो, ना कोई कंफ्यूजन हो। अगर आपको अर्थमेटिक और डीआई दोनों ही पढ़ने हैं, अर्थमेटिक भी पढ़नी है आपको और डीआई भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है, अर्थमेटिक भी पढ़नी है और डीआई भी आपको पढ़ना है, तो प्यारे बच्चों ये बैंकिंग के सबसे दो स्कोरिंग सब्जेक्ट होती हैं या टॉपिक्स होते हैं, ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जिनको आपको केवल 4000 की जगह 1299 की प्राइस में अभी खरीद सकते हो। इस वाले बैच के अंदर आपको अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स, ठीक है, प्लस डीआई, जैसे आपको कैसले डीआई है या फिर आपको पाई चार्ट है या फिर आपको जैसे लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, कॉलम ग्राफ है या रडार ग्राफ है या फिर स्कैटर डीआई है, बबल डीआई है, इस तरीके की सारी डीआई, मिसिंग डीआई है, अर्थमेटिक पर प्लस अर्थमेटिक प्लस डीआई, अर्थमेटिक पर बेस डीआई भी आपको यहां देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपको यहां चल रही हैं अभी एग्जाम प्लस एप्लीकेशन पर, ये आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब अगर आपको जाना है भाई बजरंगी बैच पे, ये सबसे शानदार बैच है। अब इन सबका कॉम्बिनेशन ध्यान देना, ये है कंप्लीट बैच। जो स्टूडेंट अभी पीओ को टारगेट नहीं कर रहे हैं, आईबीपीएस पीओ को, जो आरआरबी पीओ और आरआरबी असिस्टेंट को तैयार कर रहे हैं, उन सब के लिए, यानी कि जो अक्टूबर के आसपास वाले एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए बजरंगी बैच है जिसमें कंप्लीट पैकेज है, स्पीड मैथ, अर्थमेटिक, प्री डीआई और मेंस डीआई, ये सारी चीजें स्टार्टिंग से शुरू होंगी, जीरो से शुरू होंगी और सिलेक्शन तक आपके लिए ये चलती रहेंगी। क्वांट एक बैच में कंप्लीट हो जाएगा, यहां पर पूरा क्वांट जो है वो एक ही बैच में कंप्लीट हो जाएगा और इसकी फीस रखी गई है मात्र 1599। ध्यान देना कि ये नंबर आपको ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि ये नंबर उस मुकाबले बहुत कम है जहां आप 21,000 और 30,000 रुपए फीस देते हो ऑफलाइन क्लासेस की, और जहां पर आपको कंटेंट कंप्लीटली और सिस्टमेटिकली नहीं मिलता है। यहां पर सेलेक्टिव कंटेंट आपको मिलेगा और आप अगर ये मात्र इतना सा रुपए, 1600 रुपए जिसमें एक शर्ट आती है, उतना अगर आप खर्चा कर लेते हो तो ये गारंटी की बात है कि आपकी मैथ का जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। आपको बस केवल लगातार क्लासेस लेनी है।
आपको ना तो कंटेंट सेलेक्ट करना है, ना पीडीएफ देखनी है कि कौन सी पीडीएफ आएगी कौन सी नहीं आएगी, ना आपको मॉक टेस्ट की टेंशन लेनी है क्योंकि मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सब कुछ आपको इस कंप्लीट बैच में देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं आज की क्लास की। आज का क्लास जो है वो बेसिक अर्थमेटिक की क्लास है, ये थर्ड क्लास है अपनी। ठीक है, और इस पर हम बात कर रहे हैं थर्ड क्लास पर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक से। देखो मेरा ये मानना है कि आप अगर इन सवालों को, बेसिक सवालों को अगर आप ढंग से करने लग गए तो ना आप डीआई में समस्या महसूस करोगे, ना आप अर्थमेटिक में। धीरे धीरे चीजें जो है वो आपके अकॉर्डिंग होती जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं, एक सवाल मेरे लिए, एक सवाल आपके लिए। उस तरीके का एक पैटर्न बनाया है यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपके सामने, व्हाट इज द 45% ऑफ 360। तो मैं ये कहूं क्या कि 45% अगर आपको निकालना है तो 50% में से 5% माइनस करके भी निकाला जा सकता है। बिल्कुल सही है सर, ऐसा कर सकते हैं। तो 360 का 50% यानी कि 180 होगा, और 1/20 ये होता है 1/20, 20 से भाग देंगे तो 18 माइनस कर लेते हैं। तो 180 में से 18 माइनस करेंगे तो 162, यानी कि सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ये है सही तरीका। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, 45 इंटू में 360 डायरेक्ट ही आप ऐसे कर सकते हो। समझ आया ना आपके? अब इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट में करना है आपको। जब भी आप ये वीडियो देखो, लाइव नहीं देख रहे हो तो आप जब भी वीडियो देख रहे हो इसका कमेंट आपको करना है, पेन कॉपी लेके बैठना है और कमेंट करना है कि सर इसका पहले का आंसर ये आ रहा है। ठीक है, वैसे ही आपको क्या है, प्रैक्टिस होती जाएगी, ऑफलाइन जैसा आपको एहसास होने लग जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, ये कह रहा है कि किसी संख्या का 15% 90 है तो संख्या बताओ क्या है। देखो ये डायरेक्ट में आने वाली चीज है कि माइंड में, क्योंकि डीआई पढ़ाई जाती है ना, तो ये डायरेक्ट ही माइंड में आता है कि 15% की वैल्यू, जैसे उस एच के 15% स्टूडेंट की वैल्यू वो है, तो बताओ उसमें टोटल स्टूडेंट कितने थे। ऐसा अगर आपसे पूछता है तो वो डायरेक्ट आपके माइंड में सेटअप हो जाए, इसलिए इस तरीके से डिजाइन की गई है ये, कि आपका जो बेसिक हिस्सा है या टुकड़े टुकड़े वाला हिस्सा है, मैथ के सवालों का टुकड़े टुकड़े वाला हिस्सा है, एक एक लाइन वाले हिस्से हैं, वो आपके कंप्लीटली माइंड में उतर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि किसी संख्या का 15% 90 है तो संख्या बताओ। तो आपको बेसिकली 100% की वैल्यू निकालनी होती है। मान लो वो संख्या 100 है तो 15% यानी कि 15 की वैल्यू दी हुई है, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है, 15 से भाग दोगे 6 बार, तो 6 बार, और 100 से गुणा करोगे तो 600, सी आंसर निकल के आ जाएगा। वैसा ही सेम सवाल यहाँ पर है, कमेंट करके बताना कि क्या आंसर इसका आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल है ये वाला। ठीक है, अगला सवाल है ये। तो इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं, तीन तरीके से कर सकते हैं। देखो आप ये कहोगे कि वेतन पहले 30% बढ़ाया और फिर 20% घटाया, तो नेट चेंज क्या हुआ वो आपसे पूछ रहा है। नेट चेंज क्या हुआ वो आपसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई 100 रुपए मान लेते हैं हम शुरुआत में। तो पहले 30% बढ़ा रहा है, कितना बढ़ा रहा है, पहले 30% बढ़ा रहा है तो 130 हो जाएगा, और फिर 20% घटा रहा है, तो 20% अब इस वैल्यू को घटाएगा, तो 130 का 20% निकालने जाओगे 26 आएगा। ये चीज भी सीखना है कि 130 का 20% कितना है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। ध्यान देना, 130 में से 26 माइनस करेंगे 104 आएगा, यानी कि 100 वाली वैल्यू 104 हो चुकी है। तो 4%, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ये हमारे पास में एक तरीका है बढ़िया वाला। ठीक है, ये आपको लिख लेना है, नोट कर लेना। अगर आपको नहीं आता है तो मैं दूसरी बात बताता हूं, ध्यान देना कि कोई वैल्यू अगर 30% बढ़ती है और 20% घटती है, तो 30% और 20% बढ़ने और घटने को आप ऐसे लिख दो कि ये बढ़ा है ये घटा है। तो आप लिखोगे कि यार इसका फ्रैक्शन वैल्यू है 3/10, इसका फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5। तो आप लिखोगे कि यार ये वैल्यू 10 पर 3 बढ़कर 13 हुई होगी, और ये 5 से 1 घटकर, क्योंकि घटी है ना, तो 5 से 1 घटकर 4 हुई होगी। 10 पर 3 बढ़कर 13 हुई, 5 से 1 कम होकर 4 हुई, ऐसा आप लिखोगे। और इसको मल्टीप्लाई करोगे 50, इसको मल्टीप्लाई करोगे 52। तो यानी कि कोई शुरुआत में वैल्यू 50 होगी ना, तो फाइनली जोकर वो 52 हो गई है, तो कितना बढ़ी है। तो परसेंटेज चेंज की अगर मैं बात करूं यहाँ, तो परसेंटेज चेंज मेरे भाई आ रहा है 2 का। कितने का आ रहा है, 2 का। और 2 का कितने पर आ रहा है, 50 पर। इनिशियल वैल्यू 50 पर कितना परसेंट हुआ, तो आप कहोगे कि 50 से 2 बार, 2 इंटू 2, 4% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये आपके पास एक और तरीका है इस सवाल को करने का, एक और तरीका है आपके पास में ये सवाल करने का, और तीसरा तरीका भी है आपके पास में। ये तीनों तरीके सीख जाओ, फिर नीचे वाला सवाल जैसा आपको अच्छा लगे ना, तीनों तरीके से एक बार करके देखना, लेकिन जो सबसे बढ़िया लगे उसको माइंड में बिठा के रखना कि इस सवाल में ये चीज सही है। ठीक है, तो 30% बढ़ाया गया यानी कि 30% लिखा, फिर 20% कम हुआ यानी कि 20% कम किया,
देखो बढ़ाने के लिए पॉजिटिव साइन लिया है, घटाने के लिए कम छोटा साइन लिया है। तो 30 बढ़ा के 20 कम हुआ, तो यानी कि 10 तो बढ़ा हुआ लग रहा है, लेकिन ये लगातार चेंज है, यानी कि सक्सेसिव चेंज है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है उसी साइन के साथ जो इनके साथ में है। ये बढ़ाने वाला पॉजिटिव साइन और ये घटाने वाला माइनस साइन है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई माइनस का होगा 30 इंटू में 20। अब ये क्योंकि परसेंटेज इंटू परसेंटेज होगा तो परसेंटेज स्क्वायर होगा, तो इसलिए आपको 100 से डिवाइड करना है ताकि ये परसेंटेज में ही रह जाए। एक परसेंटेज की जगह आप 1/100 लिख देते हो। अगर ये बात ध्यान में नहीं रखनी है तो सीधा याद रख लो कि दोनों का गुणा करके 100 से भाग देना है। दोनों का गुणा करके क्या करना है, 100 से भाग देना है। इस बात को आप ध्यान दोगे तो मैं कहूंगा कि ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 10% पॉजिटिव आया और 6% नेगेटिव आया, तो वही 4% इंक्रीज वाला इधर से आंसर आ जाएगा, यानी कि आंसर आएगा ए। इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट में देना है कि क्या आंसर आपके पास देखने को मिल रहा है। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, ये 360 का कितना परसेंट 108 है। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल लिए, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आंसर आप 30% भी लिख सकते थे सीधे मेरी तरह। ये कैसे आया, मुझे कैसे आया, सच बताऊं तो मैं आपको वही टेक्निक बताने जा रहा हूं जो मैं इस लेवल तक पहुंच चुका हूं कि मुझे डायरेक्ट ही परसेंटेज दिखते हैं, फ्रैक्शन दिखते हैं या फिर कैलकुलेशन दिखती है। ये कैसे हो पा रहा है, क्योंकि मैंने बेसिक्स की बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी की थी। मैं चाहता हूं कि आप बेसिक्स में अपना जान लगा दें और बेसिक्स को आप अच्छे से कर लें। 360 का कितना परसेंट है 108, जहां का लगा हो ना उसे नीचे रखना है, ये बात आप ध्यान रख लो। 108 कितना परसेंट है ये आपको निकालना है, तो बेसिकली 0 से 0 काट देंगे, 36 से 3 टाइम्स कटेगा। देखो मैंने सीधा काटा है 36 से, याद होना चाहिए, याद हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। 30% आपका आंसर आएगा, घबराना नहीं है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको करके देना है कि कितना आएगा। अगला सवाल है आपके सामने, ये कह रहा है कि 30,000 में से इतना भोजन पर, इतना किराए पर और इतना शिक्षा पर खर्च करता है, तो बताओ उसकी बचत कितनी है। इसमें एक एक खास बात है, इसमें क्या है, एक खास बात है मेरे भाई, इस सवाल में एक खास बात है। 30,000 रुपए में से 35, देखो इसमें है ना रिमेनिंग शब्द नहीं दिया हुआ। जब भी रिमेनिंग शब्द दे तो सवाल सक्सेसिव चेंज का हो जाता है, जबकि रिमेनिंग ना दे, अगर सवाल रिमेनिंग ना दे तो आप क्या करोगे, ध्यान देना। अगर रिमेनिंग नहीं दे तो हम बात करेंगे, एक सेकेंड, अगर रिमेनिंग नहीं देता है 30,000 के 35%, 20% और 15% में से अगर रिमेनिंग नहीं देता तो आपको क्या करना है कि इतना खर्चा कर दिया भोजन पर, इतना खर्च कर दिया किराए पर और इतना खर्चा कर दिया शिक्षा पर। तो 35 और 15 50, 50 और 20 70% खर्च हो गया। तो 30,000 का 70% खर्च होने का मतलब 30,000 का 30% बचत है, यानी कि 9,000 रुपए की बचत है। सी ऑप्शन आप यहां से लिख सकते हो, अगर रिमेनिंग नहीं दिया हुआ है तो। और रिमेनिंग दिया हुआ है तो वो सक्सेसिव चेंज के या सक्सेसिव डिक्रीज के मामले में पूछा जाता है। सवाल आ जाएंगे धीरे धीरे, आप बस देखते रहो। 2100 को 3:4 में बांटे, तो बांटना है कैसे, 3/7, मतलब 7 है इनका टोटल। 7 अगर होता तो 3 ए को मिलता और बी को मिलता 4। 7 की वैल्यू 2100 है, यानी कि 300 गुना है, तो 300 को 3 से गुणा किया 900, 300 को 4 से गुणा किया 1200, तो 900 और 1200, 900 और 1200 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, 900 और 1200 बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगला सवाल आपको कमेंट करना है, ध्यान देना, बुकलेट लेके बैठना है। सवाल इस तरीके के कि एक मैं करवाऊंगा एक आप करोगे, एक मैं करवाऊंगा एक आप करोगे, ऐसे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, साथ के साथ सीखते चलोगे। ठीक है, अगला सवाल है, दो संख्या है 5:7 के रेशो में, उनका योग इतना है, बड़ी संख्या बताओ क्या है। बड़ी संख्या कौन सी है, 7 है, दोनों का टोटल कितना हो रहा है 12। 12 होता तो छोटी संख्या 5 होती और बड़ी संख्या क्या होती 7, जबकि 12 नहीं है, टोटल तो कितना है 480। तो 12 की वैल्यू 480 है, तो एक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक की वैल्यू निकालेंगे 12 से भाग देके, यानी कि 40, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, या फिर इस 12 को 40 गुणा किया है, 480 लिखा है, तो 7 को 40 गुणा करके लिख देंगे 280 और आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हम यहां से आंसर कर पाएंगे। ये एक और सवाल है, देखो आपको कंबाइन करना है रेशो। शुरुआत में ये चीजें सिखाई जाती है क्लास के अंदर, ऑफलाइन क्लास के अंदर, और हम ये समझ के चलते हैं कि ये स्टूडेंट को आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये चीजों में भी दिक्कत होती है, क्योंकि या तो कभी वो क्लास मिस कर देते हैं या फिर किसी वजह से नहीं आते हैं।
आया करो, वीडियोस भी देखा करो, क्लास भी लिया करो, लगातार आपको फायदा ही फायदा होगा। याद रखना कि फायदा ही फायदा होगा। ये मैं बता रहा हूं, ये आप करोगे। क्या करना है इसमें, देखो a रेशो b, b रेशो c निकालना है। तो देखो आप डायरेक्ट ही सोचते हैं, इसको गुणा करेंगे पहले को, पहले दो को गुणा किया 15, अगले दो को गुणा किया 20, उसके बाद अगले लास्ट वाले दो को गुणा किया तो कितना आया 24। बस 15 20 24 का ही रेशो आपके पास आंसर आएगा। 15 20 24 का रेशो कौन सा है, ए ऑप्शन, यही आपका उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके सामने। ये 540 में बैग खरीदा गया और 648 में बेचा गया, तो प्रॉफिट परसेंट बताएं क्या है। तो 540 वाली चीज अगर इतने में बेची भी जाए तो इनको रेशियो में देखो। आप देखो कॉस्ट प्राइस, जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट पूछे, क्या पूछे, प्रॉफिट परसेंट पूछे, तो आप सीपी और एसपी का रेशियो ले लो, ज्यादा इजी रहेगा। 540 और 648 किससे कटता हुआ दिख रहा है, तो मुझे तो ये 9 से दिख रहा है। तो बोलोगे कि सर 9 से कैसे देखा, मैंने कहा कि ये 5 और 4 9 हो रहा है, तो मुझे ये कटता दिख रहा है, तो मेरा ध्यान इधर जाएगा कि 9 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो मैं कहूंगा कि ये 10 और 8 18, 18 भी 9 से कट जाता है, यानी कि डिजिट्स का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ऐसा हम सोच लेंगे। तो 9 से काटोगे 60 बार और 9 से काटोगे 72 टाइम्स, तो आप कहोगे कि यार ये फिर से कट रहा है। 12 से 5 बार और 12 से 6 बार, यानी कि 5 का माल 6 में बिक रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपए का, 1 रुपए का प्रॉफिट। और प्रॉफिट होता किस पे है, कॉस्ट प्राइस पर। तो 1 का प्रॉफिट हुआ है 5 पर, कितना परसेंट है मेरे भाई, 1 का प्रॉफिट है 5 पर, यानी कि 20% प्रॉफिट होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसा एक सवाल हूबहू यहां पर लिखा हुआ है, फटाफट आप माइंड में ही करके बता सकते हो कि क्या इसका आंसर आने वाला है। चलो अगला सवाल है आपके सामने, ये देखो यहां 780 में 25% लॉस पर बेचा गया है। 780 में 25% लॉस पर बेची, मतलब ये जो है ना वो सेलिंग प्राइस है। ये कितना है, क्या है, सेलिंग प्राइस है। ये है सेलिंग प्राइस, ये है आपका लॉस परसेंट। पूछा गया है सीपी, क्या पूछा है, सीपी। याद रखना कि 100 रुपए अगर ये होता, 100 रुपए सीपी होता, तो 25% लॉस के साथ कितने में बेचा जाता, 75 में। कितने में बेचा जाता, 75 में। 100 रुपए में खरीदी हुई वस्तु अगर 25% लॉस में बेची जाती तो कितने में बेची जाती, 75 में। ठीक है, तो 75 की वैल्यू ये है, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 75 की वैल्यू अगर 780 है तो 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3 से 26 बार, तो 260 का 4 गुना, 26 गुना 4 1004 होता है। तो 1040 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो। या अगर आपको यहां से और कोई टेक्निक लगानी है, अगर और कोई टेक्निक लगानी है तो देखो ये टेक्निक लगाओ कि लॉस परसेंट जो है वो है 25%, जिसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कितना, 1/4। कितना लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। याद रखना कि लॉस परसेंट है तो ऊपर वाली वैल्यू लॉस है और नीचे वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस है। अब आप कहोगे कि कॉस्ट प्राइस क्यों, क्योंकि लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। इस बात को याद रखेगा कौन, आप याद रखोगे या मैं याद रखूंगा, आपको याद रखना है। लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, यानी कि 1 रुपए का लॉस हुआ है 4 रुपए पर, तो मैं कहूंगा कि यार 4 रुपए पर 1 रुपए का लॉस हुआ, 4 रुपए पर 1 रुपए का लॉस हुआ, तो बेची कितने में, तो आप कहोगे कि 3 में बेची होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन हमने तो कितने में बेची है, 780 में। तो 3 की वैल्यू आपको 780 दी हुई है, तो 4 की वैल्यू कैसे निकालें, तो जिसकी वैल्यू देता है उसे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 780, जिसकी निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 से गुणा कर देंगे। तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कटेगा 260 बार और 260 का 4 गुना। मेरे भाई यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि डी ऑप्शन यानी कि 1040 इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल स्वयं करेंगे। ये नीचे वाले सवाल आपको करने हैं, ऊपर वाले सवाल मैं बताता चल रहा हूं। बहुत ही प्यारा सवाल। अगला सवाल है आपके सामने, ये बताइए क्या आंसर आ रहा है आपके, फटाफट मुझे कमेंट में भी बताते चलना है। जो भी स्टूडेंट अभी लाइव देख रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट इस क्लास को बाद में देखेंगे, उन सब के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए बात करते हैं, व्यापारी 40% मार्कअप कर दिया और 15% की छूट दे दी। ये कैसा सवाल आया, ये कैसे सवाल आया, दो तरीके मैं इसके बताता हूं, दोनों तरीकों को समझने की कोशिश करना। 40% मार्कअप किया, यानी कि अगर हमने खरीदा 100 रुपए का माल, कितने रुपए का खरीदा, 100 रुपए का माल खरीदा और 40% मार्कअप करके खरीदा है,
मतलब मार्कअप का मतलब है कि ऊपर अंकित कर दिया, मार्क्स गुड 40% अबोव कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100 रुपए का खरीदा 40% बढ़ा के लिख दिया। होता है कि नहीं होता कि एक व्यापारी जो है वो 100 रुपए का माल खरीद के लाएगा, तो ऐसे थोड़ी ना है कि 100 रुपए में ही बेच देगा, नहीं, वो पहले बोलेगा कि आप पूछोगे कि सर कितने का है ये, तो बोलेगा कि थोड़ा बढ़ा के बोलेगा कि सर ये 140 रुपए का है, तो वो 40% बढ़ा के लिखता है। उसने फिक्स कर रखा है कि दुकान में अलग अलग तरीके का माल है, तो एक फिक्स ऐसी रेट बढ़ाए ताकि सारी चीजें मेरे प्रॉफिट जो है वो एक फिक्स रेशियो में प्रॉफिट आपको मिल जाए। तो आप कहोगे कि 100 वाली चीज 40% बढ़ा के कितने की हो जाएगी, 140 की, ये मार्क प्राइस है। अब डिस्काउंट देता है, अब देता है क्या, डिस्काउंट देता है, और कितने का देता है, 15% का डिस्काउंट, 15% का है। तो किस पर देता है डिस्काउंट, डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस पर। तो आप 140 का 15% डिस्काउंट दोगे, 140 का 15% निकालने जाओगे, 21 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, तो 119 रुपए में बेच देगा, 119 में बेच देगा, 100 का माल 119 में बेच दिया, तो 19% का फायदा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप कहोगे कि बिल्कुल बढ़िया, लेकिन ये बात आप याद रख लो, किसी को बताना मत कि पहले बढ़ाए कोई वैल्यू और फिर घटाए, तो ये सक्सेसिव चेंज है। पहले बढ़ाए और जो वैल्यू आई है उसी को बढ़ा दे, ये भी सक्सेसिव चेंज है। पहले घटाए और फिर दोनों वैल्यू घटाए, तो ये भी सक्सेसिव चेंज है। यानी कि लगातार चेंज आपको कहीं भी नजर आए तो उसे सक्सेसिव चेंज मानोगे। धीरे धीरे ये बात दिमागों में जम जाएगी और आपके लिए आगे के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो हम बात करते हैं यहाँ पर 100 वाली चीज 119 हो रहा है, तो दूसरा कौन सा तरीका है कि कोई वैल्यू पहले 40% बढ़ाई गई, मार्कअप की गई, और फिर इसे 15% कम कर दिया गया। तो सक्सेसिव चेंज में इनका रेशो क्या बनेगा, तो आप कहोगे कि इसे लिखेंगे 2/5, इसे लिखेंगे 3/20। तो आप कहोगे कि यार यहाँ बढ़ाए तो 5 थी कोई वैल्यू, तो 2 बढ़कर 7 हो गई, यहाँ घटाए तो 20 से 3 कम होकर 17 रह गई। तो आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चीज स्टार्टिंग में 100 थी तो बाद में 119 रह गई। तो पहले इसने बढ़ाकर लिखा और फिर छूट दे दिया, तो यहां पर पहले कॉस्ट प्राइस आया, बढ़ाकर लिखा तो मार्क प्राइस आया, और फिर डिस्काउंट दे दिया, मतलब ये मार्कअप किया तो मार्क प्राइस आ गया, और फिर डिस्काउंट दिया तो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देके बेचेगा, तो बेचा इतने में। तो इनिशियल वैल्यू यहाँ सीपी और फाइनल वैल्यू यहाँ एसपी है, तो इसको सीपी बोलेंगे, इसको एसपी बोलेंगे। तो प्रॉफिट 100 का माल 119 में बेचा गया है, तो 19% का फायदा हो गया, 19%। सी ऑप्शन आप दोनों तरीके से देख सकते हो, जो भी आपको अच्छा तरीका लगे वो इसमें लगाना है और आंसर बताना है कि क्या आएगा। हूबहू एक सवाल आपके लिए और एक सवाल मेरे लिए। सवाल नंबर चल रहे हैं 12 पर, देखते हैं कि 12 नंबर क्या कहता है कि 25 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 120 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो बताओ कि प्रॉफिट परसेंट क्या है। देखो ये सवाल है ना, आम सवाल है, मैंने हर चैप्टर से सवाल आपके लिए लिए, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो सीआईएसआई हो, ऐसे करके हर चैप्टर से सवाल ले लिए हैं, बेसिक्स उखाड़ लिया है उनका, और बेसिक्स जब मैंने उखाड़ लिया है तो आपको वो सवाल करने हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, 25 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस बराबर है, तो कैसे लिखेंगे, 25 का एसपी सीपी बराबर है 20 के एसपी के बराबर, बस खत्म बात। ऐसे ही लिखना था आपको, ये 5 से कैंसिल करोगे 5 बार, ये 5 से कैंसिल करोगे 4 बार, तो आप लिखोगे सीपी के नीचे अगर मैं भाई एसपी ले आऊं, सीपी के नीचे एसपी ले आऊं, तो हमें मिलेगा 4/5, ये रेशियो बनेगा 4/5, यानी कि 4 का माल मैंने 5 में बेच दिया, कितने में बेच दिया, 5 में। तो 4 का माल 5 में बेचा तो मुझे फायदा कितने का हुआ, तो आप कहोगे कि 1 का, और कॉस्ट प्राइस कितना है 4, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, तो 1/4 का मतलब भी अगर आप जानते हो 25%, तो ये डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा 25%, या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 100% से, तो 25% हमारा डायरेक्ट ही आंसर निकल के आ जाएगा, और ऐसा हम कह सकते हैं आप ये वाला स्वयं करोगे, ठीक है। अगला एसआई का क्वेश्चन, 6,000 रुपए पर 9% वार्षिक दर से 4 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान देना, सिंपल इंटरेस्ट आता है ना, तो ये होता है रेट और टाइम का परसेंटेज वैल्यू, रेट और टाइम का परसेंटेज वैल्यू होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो आप कहोगे कि 36% मिला, 6,000 का 36% मिला, तो 6,000 का 36% निकाल लो मेरे भाई, तो ये आएगा 2160, यही आपका उत्तर है, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल, कोई पैसा 10 साल में डबल होता है तो रेट बताओ क्या है। देखो अब मैं ये कहूं कि अगर मान लो कि आप 100 रुपए लेके गए तो कितने हो गए, डबल हो गए,
डबल होने का मतलब कितने हो गए, 200 गए, यानी कि जो ब्याज है वो कितना मिला, तो आप कहोगे कि 100 रुपए का मिला है 100 रुपए पर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 100% टोटल ब्याज मिला है, टोटल एसआई कितना मिला है, 100% एसआई मिला है, यानी कि डबल होने पर 100% एसआई मिलता है टोटल, लेकिन मिला कितने सालों में, 10 सालों में। और रेट तो क्या होती है, रेट होती है पर एनम की, परसेंटेज पर एनम, पर एनम, पर एनम की रेट होती है, परसेंटेज पर एनम रेट होती है। तो मैं कहूंगा कि 10 साल में मिला है, कितने साल में मिला है, 10 साल में 100% मिला है, तो एक साल में कितना मिला होगा, वही रेट है 100% अपॉन 10 कर देंगे, तो 10% पर एनम रेट निकल के आ जाएगी, ऐसा हम यहां पर कह पाएंगे। ये है हमारे तरीका सवाल को करने का, प्रैक्टिस मोर आप खुद करोगे। अगला सवाल है आपके सामने ये, अच्छा सीआई निकालना है इस पर, वेरी गुड, सीआई निकालना है। देखो डायरेक्ट अगर ऐसा सवाल हो ना, तो मेरी राय आपके पास में ऐसा है कि आप या तो सीधा ही 10 का 10% प्लस 10%, 2 साल के लिए ये सक्सेसिव चेंज वाला जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, या तो आप इसको सॉल्व करके 21% ब्याज निकाल लें, सीधा इसका 21% निकाल लो। एक तो रिकमेंडेशन मेरी ये होती है आप इसको कर सकते हो, लेकिन जिस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है कि ये कैसे आया कहां से आया, तो उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। आप सीधा सोचो कैसे, कि जो 12,000 है ना, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, ठीक है। अगर मुझे 2 साल के लिए निकालना है 10%, तो मैं इसका 2 बार 10% करूंगा, इसका 10% निकाला 1200 और इसका 10% निकाला 120, ऐसे 2 बार कर दूंगा। अब आप ये नंबर याद रखना कि अगर ये 2 साल के लिए है तो नंबर है 2 और 1, अगर ये 3 साल के लिए है तो नंबर है 3 3 1, और 4 साल के लिए है तो आपके पास नंबर है 4 6 4 1, ये नंबर। तो ये नंबर क्या मतलब है सर, अगर 2 साल के लिए तो आपको 2 बार निकालना है इसका, से इसका 10% निकाला और जो वैल्यू आई है उसका और 10% आपने यहां पर निकाल दिया है, ठीक है, उसका और 10% आपने यहां निकाल दिया है। अब करना क्या है, आपको 2 और 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको 2 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप कहोगे कि सर ये तो 2400 आया और ये 120 आया, तो इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा आपके पास में 2520, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बैठ जाएगा। तो ये है इस सवाल को तरीका करने का, ये आप मुझे कमेंट में आंसर करके दोगे। चलो अगला वाला है सेम, अब इसमें सीआई एसआई का अंतर पूछे तो आपको वही तरीका अपनाना है। 8,000 है ना, इसका 5% निकालो, तो आप कहोगे कि सर 400 आएगा, 400 का 5% निकालो, तो आप कहोगे कि सर 80 आएगा। मैंने 2 साल के लिए अभी नंबर क्या बताए, 2 और 1, तो आप ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे और ये किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से। अब हमेशा याद रखना कि ये होता है हमारे पास में एसआई, ये कंप्लीट होता है हमारे पास में सीआई। अगर इसको गुणा कर दूं तो 880 हमारे पास सीआई है जबकि 800 एसआई है, इसका मतलब ये जो हमारे पास में है, ये हमारे पास में सीआई एसआई का अंतर है, 80 रुपए अंतर आएगा इस सवाल का, जो कि इसमें दे नहीं रखा है ना। 5%, 800 400, 400 का 5%, अरे यार ये गड़बड़ निकाल दिया मैंने, 400 का 5% 80 नहीं होगा, 400 का 5% केवल 20 होगा, तो 20 रुपए आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, सिंपल था। अगला सवाल है आपके पास में 17 नंबर का, ये देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, 6 घंटे में अगर कोई आदमी इतना जाएगा तो स्पीड होती है पर आवर की, स्पीड क्या होती है, पर आवर की, 1 घंटे में कितना चलता है, किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है, तो 6 घंटे में इतना चलता है तो 1 घंटे में चलता हुआ 80। सिंपल क्वेश्चन था ये, तो मुझे यहाँ पर आपको पता ही होगा, ऐसा मैं मान रहा हूं। ओके, 200 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो 400 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगेगा, 20 सेकंड या 30 सेकंड, तो आप कहोगे कि सर 30 सेकंड लग जाएंगे, बताओ कैसे। मैंने कैसे सोच लिया कि देखो जब ये खंबे को पार करेगी ना, खंबे को पार करेगी तो ये खुद की ही दूरी चलेगी, खुद के बराबर ही, जैसे खंबे को पार करती है ना एक ट्रेन, एक ट्रेन जो है वो एक पोल को पार करती है, तो ये खुद की लेंथ के बराबर ही चलेगी, खुद की लेंथ के बराबर ही चलेगी। जबकि जब ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी, याद रखना कि ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो ये खुद की और इसकी, इन दोनों की लेंथ ये पार करेगी, तो इसके अंदर क्या होगा कि इसकी लेंथ थी, अब इन दोनों की लेंथ है, तो पहले 200 मीटर चल रही थी, अब दोनों की लेंथ चलना पड़ेगा 600 मीटर,
तो 200 मीटर में इसने 10 सेकंड लिए हैं, तो 600 मीटर में ये 30 सेकंड लेगी, ऐसा आप कह सकते हो। इसमें अगर 10 सेकंड लिए तो इसमें 30 सेकंड लिए, डायरेक्ट ही आप ऐसे सोच सकते हो। मैंने थोड़ा अलग तरीके से सवाल को समझाने की कोशिश करी है, तो आपको उम्मीद करता हूं कि आप ये बात समझ पाए होंगे। चलो अगला सवाल है आपके पास में, ये कोई आदमी 4 की स्पीड से जाए तो 10 मिनट लेट हो जाता है और 5 की स्पीड से 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो दूरी के लिए इस सवाल में एक फॉर्मूला होता है, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट अपॉन दोनों स्पीड का अंतर इंटू में डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे तो 4 की स्पीड से और 5 की स्पीड से जाता है, तो 4 की स्पीड से और 5 की स्पीड से जाता है, तो दोनों स्पीड का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का अंतर 1। अच्छा, यहाँ 10 मिनट लेट हो रहा है, यहाँ 5 मिनट जल्दी आ रहा है, तो लेट और जल्दी दे रखा हो तो दोनों टाइम को जोड़ना है 15/60। अगर ये लेट लेट होता तो डिफरेंस लेते, और अर्ली अर्ली होता तो डिफरेंस लेते, जबकि लेट और जल्दी की बात कर रहा है तो जुड़ेंगे, ये बात याद रखना। तो 15 से 4 बार कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा कि वो दूरी 5 किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात कर रहे हैं हम अगले सवाल 20 नंबर की। तो देखो 20 क्वेश्चन मैंने समझाए आपको सही तरीके से कि कैसे आपको करने हैं, और 20 क्वेश्चन की अगर आपको प्रैक्टिस मिल जाए तो आप निश्चित रूप से एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। डेली की ऐसी प्रैक्टिस करने के बाद आप बहुत ही अच्छे स्तर पर पहुंच जाओगे। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, ये 6 घंटे में 30 किलोमीटर ऊपर और 3 घंटे में 30 किलोमीटर नीचे जाता है, तो धारा की गति बताओ मेरे भाई क्या होगा। धारा की गति आपसे पूछ रहा है कि कितनी होगी। तो 6 घंटे में ऊपर, ऊपर का मतलब अप स्ट्रीम जाता है, और 6 घंटे में 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, तो स्पीड बताओ। देखो अप स्ट्रीम में स्पीड होती है x माइनस वाई, ये स्पीड निकाले, तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 30 किलोमीटर गया है 6 घंटे में अप स्ट्रीम, तो 30 किलोमीटर 6 घंटे में गया है, मतलब स्पीड क्या रही होगी, 5 किलोमीटर पर आवर रही होगी। और 3 घंटे में 30 किलोमीटर जाता है नीचे, नीचे का मतलब डाउन स्ट्रीम जाता है, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब है x प्लस वाई स्पीड आएगी, वो आएगी 3 घंटे में 30 किलोमीटर का मतलब 10 किलोमीटर जाता हुआ 1 घंटे में। तो धारा की स्पीड निकालनी है, मतलब y की वैल्यू निकालनी है, y इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड x इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो आप इसमें से अगर इसको घटा के आधा कर दोगे, यानी कि 10 में से 5 घटा के आधा कर दोगे, तो 2.5 किलोमीटर पर आवर ही y की स्पीड है। उम्मीद करता हूं कि इतना तो आप जोड़ना जानते होंगे, क्योंकि 6th क्लास का स्टूडेंट भी इस बात को जानता है। चलो अगला सवाल है आपके पास में, ये इस सवाल को एक बार फिर से देखते हैं। छोटे छोटे से सवाल हैं, बहुत सी शॉर्ट में मैंने लिखे हुए हैं। 150 मीटर और 100 मीटर लंबी ट्रेनें दोनों इस स्पीड से पार करती हैं, तो पार करने में कितना समय लगेगा। कह रहा है रन टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ और दौड़ रही है, मतलब ऐसे दौड़ रही है, वो ऐसे दौड़ रही है, तो इनका आंसर निकालना है कितना आएगा। तो मैं कहूंगा कि दोनों की लेंथ कितनी है, 250 मीटर है। यहां दोनों की लेंथ जुड़ेगी, जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो दोनों की लेंथ जुड़ती है, इस बात को आप याद रखना, और दोनों की स्पीड भी जुड़ती है। ठीक है, तो ये 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्योंकि इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 मीटर पर सेकंड लिख देंगे, क्योंकि इधर भी मीटर है तो इधर भी मीटर पर सेकंड आना चाहिए। कितना टाइम लगेगा, टी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। तो 250 से मेरे भाई 500 कट जाएगा 2 बार, और 2 से कट जाएगा ये कितनी बार, 9 बार, तो 9 इधर जाएगा, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 9 सेकंड, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस सवाल को हमें अब करना है। अक्षय कुमार जी कह रहे हैं नमस्ते सर। नमस्ते, लेकिन मेरा ध्यान जो है भाई, अभी पूरी तरीके से आपको 25 क्वेश्चन करवाना है, और 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी है नीचे की साइड में। इन सवालों के आंसर आप दोगे, उन सवालों के आंसर मैं दे रहा हूं, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये क्लास इसी तरीके से डिजाइन की गई है कि आपका बेसिक जो फाउंडेशन है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर पहुंच जाए, उस तरीके से ये काम कर रही है, तो आप इसको जरूर पढ़ें। 7 संख्याओं का औसत 35 है, 63 हटाने पर नया एवरेज क्या होगा। अरे वाह, ये जो सवाल है 7 नंबर से, कितने नंबर से, 7 नंबर, इनका एवरेज कितना है, तो आप कहोगे कि इनका एवरेज है 35। 63 हटा दें, इसमें से कितना हटा दें, 63 हटा दें। अब मुझे ये बताओ कि 7 नंबर में से अगर एक हटा रहे हम तो नंबर कितने रह जाएंगे, तो आप कहोगे कि 6 नंबर रह जाएंगे। अगर मैंने इसमें से 63 हटा दिया है तो 63 हटा दिया है तो अब मैं ये कहता कि अगर 7 नंबर में से मैं केवल 35 हटाता, याद रखना केवल 35 हटाता, तो एवरेज यहां पर 35 ही रहता। कितना रहता, 35 ही रहता। अगर मैंने केवल 35 हटाया होता
याद रखना कि एवरेज में एवरेज वाली वस्तु को ही हटा देते हैं या एवरेज वाले नंबर को हटा देते हैं या एवरेज वाले किसी व्यक्ति को हटा देते हैं तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, या एवरेज वाला शामिल भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना कि अगर 35 एवरेज और 35 एवरेज वाला ही एक नंबर 35 नंबर ही हटा दिया जाता तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट में समझते हो आप बेसिक फाउंडेशन के अंदर, जो मैंने बैच शुरुआत में बताए थे उन बैच के अंदर ये चीजें आप समझते हो। तो वो अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ी मुश्किल सी बात है, लेकिन हम सवाल की प्रैक्टिस करते हैं कि 35 अगर हमने हटाया होता तो कोई दिक्कत नहीं आती है। हमने हटाया कितना है 63, तो कितना एक्स्ट्रा हटा दिया, जो एक्स्ट्रा हटा दिया वो 63 और इनका अंतर जो है वो आ रहा है 28 एक्स्ट्रा हटा दिया हमने, 28 एक्स्ट्रा हटा दिया है। तो 35 में से 28 की कमी आएगी बचे हुए नंबर 6 पर। कितने नंबर पर? 6 नंबर पर कमी आएगी। बचे हुए जो 6 नंबर है इन पर कमी आएगी, तो हम कहेंगे कि 35 में से माइनस कर देंगे 4 पॉइंट। ठीक है, अब ये 4/6 का मतलब 4.66 आएगा, तो हम ये लिखेंगे कि ये 30.33 आपके पास में आंसर आना चाहिए। वैसे तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, अगर हमको एवरेज लेना है तो 30 लेंगे, नहीं तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला सवाल है आपके सामने ये कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 24 है, तो सबसे बड़ा नंबर बताना है क्या है। 5 लगातार नंबर्स का एवरेज 24 है, तो सबसे बड़ा नंबर बताना क्या है। देखो ये बहुत ही प्यारा सवाल है। मैंने बताया कि आपको अगर लगातार संख्या है तो 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है। ध्यान देना ये 5 नंबर है और पांचों इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब एपी सीरीज, एपी सीरीज यानी कि ऑड नंबर्स भी आ गए, इवन नंबर्स भी आ गए, लगातार संख्याएं आ गई, या फिर जिस सीरीज में गैप सेम है वो सारे नंबर आ गए। अगर 5 नंबर है ना तो याद रखना कि बीच वाला नंबर क्या होगा, हमेशा एवरेज होगा। बीच वाला नंबर क्या होगा, एवरेज। तो यहाँ 5 लगातार संख्याओं का एवरेज 24 है, तो मतलब ये 24 होंगी। संख्याएं कौन सी है, सम, तो ये सम लिखेंगे, तो इससे बड़ा 26, इससे बड़ा 28, इससे छोटा 22 और इससे छोटा 20। ये लगातार नंबर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा आया, तो 28 आया है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 23 24 और फिर 25 आखिरी सवाल है हमारा। कह रहा है कि 40 स्टूडेंट का एवरेज ये है, इसमें से 5 जिनका एवरेज 95 है, हटाने पर नया एवरेज कितना होगा वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर मैं 5 लोगों का एवरेज, 5 लोगों का एवरेज कितना कहता हूं 95, तो बचे हुए 35 लोगों का एवरेज आपसे पूछ रहा है क्या है, जबकि टोटल स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है 72 है। तो मैं इसे डेविएशन मेथड से भी कर सकता हूं और इसे बेसिक मेथड से भी कर सकता हूं। ठीक है, ये नंबर है, तो मैं कहूंगा कि 5 नंबर का टोटल और 35 नंबर का टोटल अगर जोड़ा जाए, 35 नंबर का टोटल, इसका एवरेज मैं x मान लूं तो टोटल होगा 35x, ये 40 गुणा 72 के बराबर आएगा। ऐसा मैं यहाँ पर बेसिक से सोच सकता हूँ। सॉल्व करते हैं इसको, तो 5 से 7 बार और ये 8 बार। क्लियर, अब कुछ कट नहीं रहा है, तो 7x बराबर, ये कैंसिल करेंगे तो 56 और 1 57, 576 में से 95 माइनस करना है, तो 7x बराबर 100 माइनस करता तो 476 आता, अब आएगा 481। x 7 से 6 बार 6 बचेगा, तो 7 से 8 पॉइंट कुछ आ रहा है, 68 पॉइंट कुछ आ रहा है ये, तो 68 कितना आ रहा है, 7 से 6 बार 6 बचेगा, 7 8 56, 5 बचेगा 50, 68.7 के अराउंड ये वैल्यू आ रही है। तो ऑलमोस्ट लेना होता तो 69 ले लेते, लेकिन हम तो नन ऑफ दीज लेके चलेंगे क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि सवाल जो है वो परफेक्टली ठीक है। तो एक तरीका ही मैं इसमें बता रहा हूं, ज्यादा आपको उलझाने की कोशिश नहीं करूंगा, सिंपली आप इस तरीके से सवाल को कर लो, ज्यादा बेटर है। बाकी इसके डेविएशन मेथड से भी और भी आसान तरीके हैं सवाल को करने के, तो वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं। चलो अगला सवाल है आपके सामने, ये इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर 2 का हाईएस्ट पावर 16 है, 9 है, 16 इंटू 9 144 इसका आंसर आ जाएगा। मैंने इसको कैसे बताया, क्या आप ये समझ सकते हैं हाँ या ना, डायरेक्ट ही मैंने इतना आसानी से कैसे निकाल लिया, वो अगर आप जानते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, और नहीं जानते हैं तो फाउंडेशन वाली क्लासेज में आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। आज की क्लास में इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट में सारे क्वेश्चंस का आंसर भी करना है आपको। ठीक है, मुझे जरूर अपना कमेंट देकर बताएं।
अच्छा लगता है तो जरूर मिलते हैं फिर कल सुबह 8 बजे। ये क्लास आपको डेली लाइव मिल रही है, तो आप आके लाइव भी क्लास को देख सकते हो बिना किसी बातचीत के। सवाल में क्लास में केवल ही सवालों पर फोकस किया गया है। ठीक है, धन्यवाद।